बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पीएमएस एंड सीएसएस। अभी हम पीएमएस का जो पेपर 1 है उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 5 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट द मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग भी काम करते हैं कहीं पे भी किसी भी इदारे के अंदर, तो वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे किया जाता है, यानी दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके सिलेबस के मुताबिक सबसे पहले जो इसके अंदर चीज दी हुई है वो है स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम क्या होता है? स्पॉयल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कि जिसके अंदर जो आप ये कहें कि जो लोग पॉलिटिकल एफिलिएशन रखते हैं या नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म के बिहाफ पे जो लोगों को जॉब्स दी जाती हैं, इस सिस्टम को स्पॉयल सिस्टम कहा जाता है। यानी लोगों को पॉलिटिकल एफिलिएशन की बेसिस पे जो जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और स्किल्स को केटर नहीं किया जाता, इस सिस्टम को कहा जाता है स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम की इब्तिदा अमेरिका के अंदर हुई। अमेरिका के अंदर ये इब्तिदा 19th सेंचुरी के अंदर जो है वो हुई, और वहीं से जो है वो स्पॉयल सिस्टम जो है वो लफ्ज़ इंट्रोड्यूस हुआ। और स्पॉयल सिस्टम का मतलब है refers to the distribution of the government jobs and benefits to the political supporters as a reward for their loyalty and campaign work। जो लोग politically जो गवर्नमेंट आई जिन्होंने उसको सपोर्ट किया था, उन लोगों को जो है वो जब आप जॉब्स वगैरह देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे, तो उसको कहते हैं स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम जो है ये आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर तो ये अभी भी पाया जाता है, ये पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता था और है। और इसकी इब्तिदा जो हुई थी वो अमेरिका से हुई थी, जो आज अपने आप को बहुत बड़ा सिविलाइज्ड कहता है। लेकिन अब वहाँ पे स्पॉयल सिस्टम इस तरह का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी स्पॉयल सिस्टम जो है वो एक्सिस्ट करता है कि जो पॉलिटिकल एफिलिएशन रखने वाले लोग होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं, उनको जब जॉब्स दी जाती हैं तो वो स्पॉयल सिस्टम कहलाता है। स्पॉयल सिस्टम की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्पॉयल सिस्टम जो होता है इसको हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, चूँकि अगर हम 23 करोड़ आबादी की बात करें, उसमें से काफ़ी सारे जो लोग हैं, तकरीबन 2 करोड़ के लोग जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने कि पढ़ा हुआ है, लेकिन दे आर इन सर्च ऑफ जॉब्स। लेकिन उनको अगर तो दे हैव द पॉलिटिकल एफिलिएशन, दे आर द पॉलिटिकल वर्कर्स एंड दे आर सपोर्टिंग सम पार्टीज, और उनको उस सपोर्ट की बेसिस के ऊपर जब जॉब्स दे दी जाती हैं तो वो स्पॉयल सिस्टम होता है। लेकिन उसमें सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि कई दफ़ा ये पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं ये बड़े एफिशिएंट और इफेक्टिव होते हैं, बड़ा जज्बे और पैशन के साथ जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करते हैं। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि ये लोग जो है वो सिस्टम, ये गवर्नमेंट के लिए भी माइट भी पॉसिबल कि जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें, और फिर उनको नवाजा जाता है ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी भी पावर में होती है उसके सपोर्टर्स जो होते हैं वो फिर उनमें इजाफा होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है ये अपने सपोर्टर्स को साथ लेके चलती है। सो दैट्स व्हाई इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस। अगर हम इसकी स्पॉयल सिस्टम के ऊपर डिफरेंट थेरीज की बात करें तो इसके अंदर मैंने जो है वो इनकॉर्पोरेट की है डिफरेंट थेरीज किताब के अंदर। उसमें मैंने कहा पॉलिटिकल पैट्रोनेज थेरी को डिस्कस किया है, जिसके अंदर के पॉलिटिकल पैट्रोनेज जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सपोर्टर्स को जो है जो लॉयल लोग जो होते हैं उनको जॉब्स वगैरह या बेनिफिट्स देती है, तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल पैट्रोनेज थेरी। ये पूरी की पूरी अप्लाई होती है स्पॉयल सिस्टम के ऊपर। फिर ओल्ड रिजीम थेरी जो है वो स्पॉयल सिस्टम के ऊपर अप्लाई होती है। ओल्ड रिजीम थेरी का ताल्लुक जो है वो आप यूरोपियन हिस्ट्री से लेके जाएं तो उन लोगों ने भी जो है वो अपने पॉलिटिकल सपोर्टर्स और वर्कर्स को जो है वो जॉब्स और बेनिफिट्स दिए थे। पार्टी लॉयल्टी थेरी अप्लाई होती है, इलेक्शन टर्नओवर थेरी अप्लाई होती है, और क्लाइनेटलिज्म थेरी जो है वो अप्लाई होती है, और करप्शन थेरी अप्लाई होती है, और पॉलिटिकल इंसेंटिव थेरी अप्लाई होती है। ये सारी की सारी थेरीज जो है ये आपने अप्लाई करनी है स्पॉयल सिस्टम के ऊपर। तो अगर हम स्पॉयल सिस्टम की पाकिस्तान में बात करें तो स्पॉयल सिस्टम हैज़ बीन अ प्रेवलेंट प्रैक्टिस इन पाकिस्तान political landscape since its independence. It refers to the practice of rewarding government jobs and contracts to the political supporters as a reward for their loyalty and support. इसमें अब एक चीज़ और आ गई, पाकिस्तान के अंदर जो है जॉब्स भी देते हैं और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जाते हैं। जो लोग पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, किसी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनको दे दिया जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड, द स्पॉयल सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर एज अ वे ऑफ मेंटेनिंग देयर hold on power and ensuring their continued control over the governmental bureaucracy. The spoil system has had a major impact on the
functioning of government institutions in Pakistan, political appointees who are appointed based on their political connections rather than their qualification have often led to a lack of accountability, inefficiencies and ineffective policies. The appointments of political loyalties have also led to the corruption, nepotism, further eroding the public trust in the government institutions. If we look into the mechanism of the spoil system, that the political parties are actually नवाजिंग their people, जो लोगों को नवाजते हैं political parties, उससे क्या होता है कि उससे nepotism promote होता है, उससे corruption promote होती है, उससे inefficiency promote होती है, ठीक है, और लोगों का system के ऊपर से और government के ऊपर से trust जो है वो ख़त्म हो जाता है। लोगों का यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पढ़ना और फिर डिग्रीज लेना और इस चीज़ के ऊपर भी ट्रस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। इसकी मैं मिसाल सबसे ज़्यादा दिस प्रेवलेंट स्पॉइल सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, वो सिंध के अंदर भी है स्टिल, लेकिन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्पॉइल सिस्टम, जिसके अंदर के पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोगों को बहुत ज़्यादा अभी भी नवाजा जाता है। वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन इतना इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है। स्पॉइल सिस्टम को जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो स्पॉइल सिस्टम है, ये जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये उनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। वो क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, वो स्किलफुल लोग होते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टाइम गुजारा होता है, लेकिन जॉब्स जब इस लेवल पर आती हैं तो जॉब्स स्पॉइल सिस्टम के थ्रू जो पोलिटिकल एफिलिएशन रखने वाले लोग होते हैं उनको दी जाती हैं। सो स्पॉइल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अंदर करप्शन को प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम स्पॉइल सिस्टम को इसका हम ये कहते हैं कि स्पॉइल सिस्टम का अल्टीमेट इंपैक्ट जो सोसाइटी के ऊपर होता है दैट इज क्वाइट नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव तो शायद ही हमें नजर आए कि स्पॉइल सिस्टम के अंदर कोई पॉजिटिव चीज पाई जाती है। इट हैज ओवरऑल द नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी और नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, बिकॉज कि ये तो रूल ऑफ लॉ की वायलेशन है। और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं ये दरअसल किसी भी गवर्नमेंट को जो है वो उसके अंदर वाइट कॉलर क्राइम को इंक्रीज करती है। और इसके कुछ मैंने जो एडवांटेजेस दिए हैं वो एडवांटेजेस ना होने के बराबर है, लेकिन हमें लिखना पड़ता है कि पॉलिटिकल सपोर्टर्स को हेल्प मिल जाती है, उनको नौकरी मिल जाती है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। चलो किसी न किसी को तो नौकरी मिल रही है, और उसके अलावा जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल रहता है फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का लोगों के ऊपर। और इसके डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो मेरिट नहीं है, करप्शन है, पॉलिटिकल जो है वो पार्टीजनशिप है, और इसके अलावा जो है वो इनएफिशिएंसी है, इनइफेक्टिवनेस है, और वाइट कॉलर क्राइम जो है वो इससे बढ़ता है। तो ओवरऑल स्पॉइल सिस्टम इज़ द वर्स्ट सिस्टम, आई बिलीव इन इट। स्पॉइल सिस्टम का ऑपोजिट सिस्टम है मेरिट सिस्टम। मेरिट सिस्टम जो है वो स्किल्ड, क्वालिफाइड, प्रोफेशनल लोगों को जॉब्स देना मेरिट सिस्टम कहलाता है। मेरिट सिस्टम इज द इंटायरली ऑपोजिट टू दी स्पॉइल सिस्टम। स्पॉइल सिस्टम में पॉलिटिकल एफिलिएशन पे नौकरियां मिलती हैं, मेरिट सिस्टम के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर जो है वो नौकरियां मिलती हैं। इसके अंदर जो इसके प्रिंसिपल्स हैं मेरिट सिस्टम के, उसके अंदर मैंने लिखा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है वो मेरिट सिस्टम होता है। सिग्निफिकेंस मेरिट सिस्टम की बात करें तो उसमें फेयरनेस पाई जाती है मेरिट सिस्टम के अंदर, और ट्रांसपेरेंसी पाई जाती है, लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो सामने रखी जाती है, करप्शन कम होती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो मिनिमाइज होता है। मेरिट सिस्टम पाकिस्तान के अंदर समहाउ अब पाकिस्तान के अंदर किसी हद तक पब्लिक सर्विस कमीशन के बाकायदा इन्फ्लुएंशियल होने के बाद किसी हद तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर मेरिट सिस्टम जो है वो पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि मेरिट सिस्टम के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर स्पॉइल सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है। फिर मैंने आगे इसका डिफरेंस बयान किया है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पॉइल सिस्टम और मेरिट सिस्टम का डिफरेंस क्या होता है। आगे इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है। स्पॉइल सिस्टम मेरिट सिस्टम से पहले, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जितने लोग भी कहीं ना कहीं पे काम कर रहे हैं दे आर द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है कि इन लोगों को, जो लोग वर्कर्स हैं, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो जहां जहां पे काम कर रहे हैं, हाउ टू मैनेज देम, हाउ टू कंट्रोल देम, हाउ टू मेक देम इफेक्टिव, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये होती है। और दो चीजें होती है, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन कैपिटल। दोनों का फर्क समझिएगा। ह्यूमन रिसोर्स हर वो बंदा जो कहीं ना कहीं पे काम कर रहा है, ही और शी इज अ ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन कैपिटल वो लोग होते हैं जो स्किल्ड
और प्रोफेशनल लोग होते हैं, क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल होता है। हर ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स होता है, लेकिन हर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ह्यूमन कैपिटल नहीं हो सकता। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स the design and implementation of policies and practices related to employees recruitment, selection, training, performance management, compensation, benefits and employer relations। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। फंक्शंस क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के? ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस के अंदर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, लोगों को रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स जो है उनको प्रमोट करना, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो दीज आर द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस अगर हम इसकी बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये पॉलिसीज़ को अलाइन करता है विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ये एम्प्लॉयज़ को रिटेन करता है, टैलेंट को रिटेन करते हैं। परफॉर्मेंस इससे लोगों की जो वर्कर्स हैं ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, ठीक है। लॉज और रेगुलेशंस जो है उनको प्रमोट किया जाता है और एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना जो है वो आसान हो जाता है। सो उसके बाद जो है वो आपका एक आता है जी क्लोज सिस्टम ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज़ क्लोज सिस्टम ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? ये दो चीज़ें हैं, एक ओपन सिस्टम है और एक जो है वो क्लोज सिस्टम है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का। द क्लोज सिस्टम ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट in the public sector that is characterized by strict rules and regulations regarding hiring, promotion and termination of employees. In closed system, public sector organizations have limited discretion in selecting and retaining employees, and most appointments are based on seniority, merit or political connections. ये closed system होता है और the system is often implemented to ensure that employment decisions are made in fair and impartial manner. फेयर तरीके से जो है वो सिलेक्शन होती है क्लोज सिस्टम के अंदर, ठीक है। और हाउएवर द क्लोज सिस्टम ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैव सम लिमिट्स, competition and flexibility and can discourage innovation and change। क्लोज सिस्टम का अलमिया ये है कि क्लोज सिस्टम के अंदर आपकी जो प्रमोशंस वगैरह होती हैं वो आपकी सीनियरिटी बेस्ड होती हैं। अच्छा, इसके अंदर इनोवेशन या चेंज जो है इसको पसंद नहीं किया जाता, इसको डिस्करेज किया जाता है। जो गिवन पॉलिसीज़ होती हैं आपने उन्हीं के मुताबिक जो है वो जॉब करनी होती है। सो लिहाजा क्लोज सिस्टम जो होता है ना वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड होता है, रिजिड सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है इसका, लिमिटेड मोबिलिटी होती है इसके अंदर और सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशंस होती हैं और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पाई जाती है क्लोज सिस्टम के अंदर। ओपन सिस्टम जो होता है वो इससे डिफरेंट होता है। ओपन सिस्टम मेरिट बेस्ड प्रमोशंस होती हैं, इसके अंदर सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशंस नहीं होती। ओपन सिस्टम ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक सेक्टर आर ओपन टू ऑल क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। हर एक के लिए होती है, जितने भी क्वालिफाइड लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स ले सकते हैं। दिस सिस्टम इज डिजाइन टू प्रमोट मेरिट बेस्ड हायरिंग एंड इंश्योर दैट द बेस्ट कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर द पब्लिक सेक्टर पोजीशंस। ओपन बेस्ड क्लोज सिस्टम जो है दैट इज रिलेटेड टू स्पॉइल सिस्टम और open system is related to merit based system. So this is the difference. You are required to remember this difference, to memorize this difference, closed system. और उसके बाद functions हम already discuss कर चुके हैं human resource management के, ठीक है। और adopting human resource management in public sector organization, this is very important to adopt the human resource management in public sector organization. In Pakistan, most of the public sector organizations does not have the proper human resource management system. So human resource management system के benefits क्या होते हैं अगर हम उनको public sector पे लेके आए पाकिस्तान के अंदर? तो सबसे पहले तो employed की performance बेहतर होगी, उनकी evaluation के ऊपर check and balance रहता है। फिर उनकी मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन को आप बेहतर कर सकते हैं। फिर आप उनकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के प्रोसीजर को बड़ा फ्लैक्सिबल, बड़ा इजी और बड़ा मेरिट बेस्ड बना सकते हैं। और आप ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को जो है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी जो है वो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। आपके पास पूरी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया मौजूद होता है। आप ये देखते हैं कि इस बंदे की ये परफॉर्मेंस है, उस बेसिस के ऊपर आप उन लोगों को प्रमोट वगैरह करते हैं। पाकिस्तान के अंदर चूंकि चैलेंजेस भी मौजूद है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एचआरएम की इंप्लीमेंटेशन के लिए। चैलेंज कौन कौन से हो सकते हैं? रेजिस्टेंस टू चेंज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लिमिटेड रिसोर्सेज, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स
or employee attitudes or lack of technology. So these are all the challenges for the implementation of HR in the public sector organizations. ठीक है, और इसमें दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर अगेन जो है वो मैं आपसे ही कहूँगा कि इस चैप्टर को एंड तक सुनिएगा, इस लेक्चर को, और एंड पे जो है वो आपको इसकी जो है वो अभी स्लाइड्स जो है वो मिल जाएंगी, उनको आपने जो है वो स्टडी करना है। अपना ख्याल रखिएगा।